स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। संभल में नया दंगल जारी है। शाही जामा मस्जिद को लेकर जहां हाईकोर्ट ने सफाई करने की इजाजत दी है, तो वहीं सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगा दी और एएसआई की निगरानी में अब सिर्फ वहां पर सफाई हो सकेगी। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बर्ग का कहना है कि उन्हें एएसआई पर भरोसा नहीं रह गया। उनका आरोप है कि एएसआई दूसरे के इशारे पर काम कर रही है। वहीं न्यायिक कमेटी की टीम भी आज पहुंची हुई है। संभल हिंसा केस में 29 लोगों के बयान दर्ज किए गए। न्यायिक आयोग कल भी बयान दर्ज करेगा। पत्थरबाजों पर पुलिस का कुर्की एक्शन भी हो सकता है। 14 फरार आरोपियों पर पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। संभल के जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, न ही मस्जिद में अभी मरम्मत की जरूरत है। हालांकि 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान को देखते हुए कोर्ट ने मस्जिद में साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है। उच्च न्यायालय ने एक जांच आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश अग्रिम आदेश होगा वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मस्जिद को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इस मामले में 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। मस्जिद कमेटी के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंपन्न पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाईकोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल में जामा मस्जिद विवाद में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। आयोग की टीम ने हिंसा की जांच के लिए संभल के अधिकारियों के बयान दर्ज किए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 79 उपद्रवियों को जेल भेजा है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की वाले एक्शन की तैयारी है। हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। NBW जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। पुलिस ने कोर्ट में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाकुंभ के समापन के बाद भी सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी के नहीं आने पर उनके न्योता नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठा दिया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनकर रह गए हैं। वो सिर्फ सनातनी होने का दिखावा करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन उनके बयान और एक्शन हमेशा से ही सनातन के अपमान वाला रहता है। हिंदू तो एक आस्था
आता है। उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए। मेरे पास तो वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। राहुल गांधी के कुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके दादा हिंदू नहीं थे, जिनकी मां ईसाई हैं, ऐसे में भला राहुल गांधी की सनातन में आस्था कैसे हो सकती है। इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा गांधी कहां से हो गई? तो फिरोज से शादी कर ली। फिरोज कौन थे? हिंदू नहीं थे। गांधी जी ने अपना उनको नाम टाइटल दिया तो फिरोज गांधी हो गए, यानी कि वह हिंदू नहीं थे। पॉइंट नंबर 1। अब जिसके दादा ही हिंदू नहीं थे, फिर नीचे उतरिए, जिनकी मां क्रिश्चियन हो, अब ऐसी स्थिति में उनकी आस्था हिंदू परंपरा में क्यों रहेगा? वहीं कांग्रेस अब सरकार के निमंत्रण नहीं देने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनको एक आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो ये द्वेष की भावना, ये राजनीतिक रंग देना उसको, उनको डर था कि ऐसा न हो कि हमें निमंत्रित करें और राहुल गांधी सही में आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक दिन का तो स्क्रीन टाइम खा जाएंगे राहुल गांधी। तो इस डर के मारे ये डर था। पिछली बार प्रियंका जी आई, उसके पहले सोनिया जी को लेके मैं आया था, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। इस बार क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सब जगह निमंत्रण दिया था? क्या नेता प्रतिपक्ष को दिया? एक बड़ा सवाल ये मन में है और इसका उत्तर मिलना चाहिए। जहां तक आस्था विश्वास का सवाल है, वो राहुल जी में, प्रियंका जी में भरपूर है। महाकुंभ में न जाने पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए राम मंदिर का विरोध किया गया। कांग्रेस को एक वोट बैंक का लालच है। राहुल गांधी का सनातन से लेना देना नहीं है। इनकी तो जड़ ही नहीं है। राहुल गांधी तो सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई जिनके बाबा हिंदू धर्म के नहीं रहे, उसके बाद में जिनके माता भी हिंदू नहीं रही, और तो वो कहाँ से हिंदू हो सकते हैं? तो कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन के कोई हिंदू थोड़ा ही ना हो जाता है। ना केवल मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है। हिंदू तो एक आस्था है। गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अपर्णा का कहना है कि वो चाहती थी कि राहुल गांधी डुबकी लगा कर आए, लेकिन वो नहीं गए। मैं तो चाहती थी कि हमारे जो है पप्पू जी भी लगा करके आए, पर वो लगा के नहीं आए। उनको पुण्य शायद लिखा नहीं होगा उनके उसमें, पर मेरे पास तो वो गंगा जल त्रिवेणी का, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जल रखा हुआ है, अगर वो मांगेंगे तो दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हालांकि उनके बयान के बाद भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन गांधी परिवार के नहीं आने पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रयागराज महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं अब महाकुंभ पर सियासत भी खूब हो रही। अखिलेश यादव ने कुंभ पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है और कुंभ में जाकर स्नान भी किया। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को मानते नहीं हैं। इसलिए अभी तक अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए वो नहीं पहुंचे। महाकुंभ को लेकर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अखिलेश यादव ने शुरुआत में कुंभ के खर्चों, आयोजन और वीआईपी संस्कृति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनकी सरकार में कुंभ का आयोजन कम लागत में हुआ था।
लेकिन सवाल तब खड़े हो गए जब वो खुद स्नान करने पहुंच गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कुंभ के खर्च, आयोजन व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भाजपा सरकार पर बार बार घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद खुद भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, जिससे उनके रुख पर सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन अखिलेश सनातन को दिल से मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ठेका ले रखा है। हिंदुत्व के ठेकेदार तो आप बनते हो ना, जो कंप्लीट इंडिया में ब्रांडिंग है हिंदुत्व की वो आपके पास है, कॉपीराइट आपने लेकर रखा हुआ है। आदरणीय अखिलेश जी कब गए, क्यों नहीं गए? भगवान और इंसानों के बीच में आने वाले आप कौन लोग हो? अखिलेश अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए, लेकिन इटावा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में केदारनाथ और रामेश्वरम की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं अखिलेश और दूसरे एसपी नेता भी बीच बीच में मंदिर का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश वोट बैंक के लिए सनातनी होने का दिखावा तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल से सनातन धर्म को नहीं मानते। इसलिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन को लेकर भी उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भी नेगेटिव बातें फैलाई गई। प्रभु राम का मंदिर कोई भाजपा का मंदिर नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब तक प्रभु राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, मानो प्रभु राम का मंदिर भाजपा का मंदिर हो। ऐसे ही कुंभ को लेकर के विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कुंभ कोई भाजपा का आयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ को लेकर के हर प्रकार की नकारात्मकता फैले। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव का रवैया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुंभ में स्नान कर अखिलेश ने संदेश दिया कि वो सनातन धर्म और परंपराओं के खिलाफ नहीं, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से दूरी बनाए रखकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस तरह से वो अपनी आस्था के प्रति तो एक समर्पित दिखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो मुझे लगता है ये उनका कंपल्शन हो जाता है कि कहीं वो ये दिखाएं अपने समर्थकों को कि वो केवल एक हिंदू समुदाय का ही साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए अन्य धर्मों के लोग भी उनके समर्थक हैं, तो वो उनके बारे में भी सोचते हैं या उनका भी ख्याल रखते हैं। सवाल ये है कि कुंभ में स्नान करना और राम मंदिर न जाना क्या अखिलेश के विरोधाभास को उजागर नहीं करता? क्या अखिलेश धर्म और राजनीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अखिलेश के लिए इसे संभालना एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन की सिचुएशन बन गई है? अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान करके अपनी धार्मिक आस्था दर्शाने का प्रयास किया, जबकि राम मंदिर से दूरी बनाकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाई। अब ये कदम राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है या महज वोट बैंक की राजनीति, इसे लेकर बहस जारी है। लेकिन फिलहाल उनका कुंभ स्नान और राम मंदिर से दूरी सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज चाई के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर दिल्ली की रेखा सरकार फुल एक्शन में है और इस एक्शन से आम आदमी आफत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। आप सरकार की कथित घोटाला फाइल्स की सीरीज में आज एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। शराब के बाद अब दिल्ली की सेहत को लेकर भी आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खुलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी की कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली पर खुलासे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी। कैग रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है।
12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति भी बेहद खराब है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं है, 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं है और 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। ये है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक हुई। बैठक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और गंभीर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की योजना भी बनाई गई है। कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियां, जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। दिल्ली की सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में सरकार के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास की मजबूत नींव डालने के लिए सरकार के मंत्री सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रही हैं। वहीं दिल्ली में केंद्र के साथ मिलकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए जल्दी से राजनीति में आने की अपील की है। तेजस्वी ने यह भी आगाह किया कि अगर निशांत जल्द राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू को बीजेपी पूरी तरीके से खा जाएगी। सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की आखिर इतनी चिंता क्यों है? हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं।
सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।